हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि किसी का भी करियर हम कैसे देखें या आपका कर्म किस फील्ड से जुड़ा है ये कैसे देखें, आपको कामयाबी किस फील्ड में मिलेगी, आप पैसा किस फील्ड से कमाएंगे, या फिर सामने वाला बंदा आपसे पूछता है कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मतलब लोग कई बार एस्ट्रोलॉजर को आजमाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो सब हम कैसे देखें, हम आज एडवांस लेवल पर इस वीडियो में बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखेंगे, D1 और D9 का यूज करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे बातें थोड़ी सी एडवांस लेवल की होंगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बेसिक लेवल की एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक 100% कारगर है। आप खुद की कुंडली पर लगा कर देखिए, अपने परिवार वालों की कुंडली पर लगा कर देखना, और जो टेक्निक है वो 100% एक्यूरेट मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एडवांस एस्ट्रोलॉजी की। बेसिक पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। करियर देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 4 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड, 10th और 11th। अब आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट हाउस क्यों लिया आपने। देखो, फर्स्ट हाउस इसलिए क्यों लिया क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका लग्न होता है। वो बॉडी का कर्म कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो बॉडी क्या करेगी, तो हमें फर्स्ट हाउस भी कहीं कहीं पर लेना पड़ता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूँगा कि आप इस फील्ड से जुड़े हो सकते हो, ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको 3, 4, 5 प्लेनेट या 3, 4, 5 घर भाव आपको लेने पड़ेंगे, तभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो पाएगी। 1 या 2 प्लैनेट्स या 1 या 2 घर से कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होगी। हाँ, पॉसिबिलिटी जताई जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेकंड हाउस इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ पे हमारा सेकंड हाउस हमारे पैसे का होता है, हमारी सेविंग का होता है। 10th हाउस हमारे कर्म का होता है, यानी लगन का कर्म, उस बॉडी का कर्म, उस इंसान का कर्म किस भाव से देखा जाता है, 10th हाउस से, इसलिए मैंने 10th हाउस भी यहाँ पे लिया है। और 11th हाउस हमारी इनकम होती है, यानी कितना हम कमा रहे हैं। सेकंड हाउस से हम देखेंगे कि वो पैसे को कितना सेव कर पा रहा है, और 11th हाउस से हम देखेंगे कि वो पैसा कितना कमा रहा है। कई बार होता है कि एक इंसान 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसका मतलब उसका सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, 11th हाउस नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान कमा तो केवल 10,000 ही रहा है पर मंथ, लेकिन उसमें भी उसकी 1,000-500 की जो है सेविंग हो रही है। इसका मतलब उसका 11th हाउस एफ्लिक्टेड है और सेकंड हाउस उसका स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए, ये तो था बेसिक थोड़ा सा, अभी हम इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। आपके सामने ये एक चार्ट है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि इसका लग्न जो है मीन राशि का है, लग्नेश इसका जुपिटर बन गया। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है। ध्यान रखना, पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है। अगर प्लेनेट बैठा है तो हम प्लेनेट को लेंगे, अगर खाली है तो फिर हम उस राशि उसके स्वामी को लेंगे, यानी जो भी राशि है उस राशि के स्वामी को लेंगे। तो यहाँ पे जो लग्न है इसका वो खाली है। सेकंड हाउस में सैटर्न है। 10th हाउस जुपिटर, देखो लग्नेश भी इसका जुपिटर है, बृहस्पति है, और 10th हाउस भी जुपिटर है। लग्न और 10th दोनों किससे जुड़े हुए हैं, जुपिटर से। सेकंड और 11th, देखो सेकंड हाउस में सैटर्न है और 11th हाउस का स्वामी भी सैटर्न है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस बंदे की लाइफ की थीम 2 चीज़ों पे रहेगी, जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर ऑब्वियसली आपको पता होगा, जुपिटर एक गुरु है, ज्ञान है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुपिटर वैसे भी इसका लग्नेश होकर 12th हाउस में गया है, यानी ये देगा, कुछ न कुछ डोनेट करेगा। योगा सिखा सकता है, टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। ये मतलब स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ। अब एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो अभी देखना, मेन थीम होगी इसकी जुपिटर और सैटर्न, और सेकंड हाउस में सैटर्न है। सेकंड हाउस का सैटर्न एक अच्छा वक्ता बनाता है, हालांकि यहाँ पे ये कभी कभी कड़वा भी बोल सकता है, लेकिन सेकंड हाउस का
जो सैटर्न होता है बहुत अच्छा टीचर बनाता है, डिसिप्लिन टीचर बनाता है, स्ट्रिक्ट टीचर बनाता है। तो ये तो हमने D1 से कुछ बातें ली हैं। ये कितनी 100% इसकी लाइफ में एप्लीकेबल होंगी, यानी कितना एक्सपीरियंस ये बंदा करेगा, उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता चलेगा D9 से। हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन केवल D1 से नहीं कर सकते, हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। 70-80% हम D1 से बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको 90% 95% की एक्यूरेसी तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको D9 का यूज करना ही पड़ेगा। तो अभी इस कुंडली को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लग्नेश जुपिटर 10th हाउस का स्वामी जुपिटर, 11th का सैटर्न और 2nd हाउस में सैटर्न। तो अभी हम इस बंदे का D9 देखते हैं। अभी देखिए D9 है ये इसका। अब D9 में क्या है, सबसे पहले हमें पकड़ना है इसका लग्नेश, द्वितीय, 10th हाउस और 11th हाउस में जो भी प्लेनेट हमने इकट्ठा किए थे उनको हम देखेंगे वो कहाँ गए हैं। 2 ही प्लेनेट थे, जुपिटर और सैटर्न, याद होगा आपको, देख लीजिए जुपिटर और सैटर्न। तो ये कहाँ पर गए हैं इस कुंडली में? ये दोनों एक साथ हो गए, जुपिटर और सैटर्न कहाँ पे गए? दोनों 8th हाउस में चले गए। अब 8th हाउस किसका होता है? रिसर्च का, ऑकल्ट का, साइंस का, ज्योतिष का, रोग का, इन सब का 8th हाउस होता है। तो अभी हमें कुछ और क्लैरिटी मिलेगी इसके प्रोफेशन के बारे में। जुपिटर सैटर्न 8th हाउस में, यानी ये रिसर्च में जा सकता है, साइंस में जा सकता है, या फिर ऑकल्ट में जा सकता है। कुछ परसेंट यहाँ पे डॉक्टर के भी बन रहे हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे मतलब जो इसकी लगन कुंडली है वहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस नहीं बन रहा, तो उसको हम छोड़ देंगे। 8th हाउस में किसकी राशि में? शुक्र की राशि में। अब शुक्र देवता, आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी बंदा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता जब तक शुक्र उसकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ना हो। तो यहाँ पे शुक्र, जुपिटर और सैटर्न, और जुपिटर और सैटर्न के साथ में सूर्य भी आ गया, सन भी आ गया। जब भी सन, जुपिटर और सैटर्न एक साथ हों, अगर लगन कुंडली में एक साथ हैं, तो वो तो उसको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे D9 में है तो कोई नहीं, हम केवल ये देखेंगे यहाँ पे कि सन यहाँ पे आ गया तो उस योग को सन ने और ज़्यादा मजबूत कर दिया। जुपिटर और सैटर्न 8th हाउस में शुक्र की राशि में है, तो 90% आप बोल सकते हो कि ये बंदा ज्योतिष से या ज्योतिष टीच करने से, या तो ज्योतिष बनेगा या ज्योतिष पढ़ाएगा, उससे जुड़ा हुआ है। इसका रीजन D1 एक बार फिर से देखिए, 8th हाउस में इसका वीनस है खुद की राशि में, और सन भी है इसका 8th हाउस में, यानी जो ज्योतिष बनने का योग है वो और ज़्यादा प्रबल हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि आपने यहाँ पे D1 का 8th हाउस क्यों ले लिया? देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडवांस एस्ट्रोलॉजी की और बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन की। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको कम से कम 5 घर और 5 प्लेनेट लेने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी। अदरवाइज एक प्लेनेट तो हज़ारों चीज़ों का सिग्निफिकेटर होता है, एक प्लेनेट हज़ारों प्रोफेशन को दिखाता है। आप कभी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको 4 या 5 आज से, क्योंकि मैं आज भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने केवल लगन, दूसरा घर, 10th घर और 11th हाउस लिया था, इसलिए मैंने ये केवल 4 घर लिए थे। अदरवाइज आपको 5 या 6 घर भी लेने पड़ सकते हैं। किसी किसी कुंडली में देखोगे आपको सभी प्लेनेट के कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कौन से प्लेनेट किसके साथ है ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये था एक एग्जाम्पल आपके सामने। ये बंदा एस्ट्रोलॉजर, इसकी कुंडली से आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के इसके चांस बहुत ज़्यादा है, और ये मेरा नॉन है और ये बंदा एस्ट्रोलॉजर ही है। यहाँ पे मैं जो भी एग्जाम्पल लूँगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ वही लूँगा जो रियल लाइफ से हैं। कोई भी किताबी ज्ञान नहीं होगा, कोई भी गूगल से या किसी और की हेल्प नहीं होगी। जो मैंने खुद पिछले 10 सालों में एक्सपीरियंस किया है वही बातें यहाँ पे होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये तो था आपके सामने पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब ये कुंडली देखिए आप। अब इस कुंडली में लगन में सूर्य है,
द्वितीय घर में सेकंड हाउस में क्या है, मरकरी, जुपिटर, वीनस, किसकी राशि में, शुक्र की राशि में। 10th हाउस सैटर्न, 11th हाउस सैटर्न, लेकिन 11th हाउस में देखिए प्लेनेट कौन सा बैठा है, राहु। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बार के लिए हम लगन को और 10th को छोड़ सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में, ठीक, स्टार्टिंग में हमें लेना सेकंड और 11th, क्योंकि सेकंड 11th हाउस सेकंड से दसम पड़ता है, सेकंड का कर्म हम 11th से देखेंगे। अब देखिए इसके सेकंड हाउस में है मरकरी, जुपिटर, वीनस, किसकी राशि में, वीनस की ही राशि में। अब वीनस क्या है, वही रिसर्च, ओकल्ट साइंस, पैसा, लग्जरी, एक जो ये आपका कैशियर का जो कमरा होता है, जो बैंक में जहाँ पे पैसा रखा होता है, या फिर हमारे घरों में जो अलमीरा होती है जहाँ पे ज्वेलरी रखी होती है, वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, इन सब को, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है राहु। तो ये तो है इसका D1। यहाँ से हम बेसिक ये बोल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी साथ में, जुपिटर खुद जीव कारक है और वो शुक्र की राशि में है, शुक्र भी उसी के साथ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम ये बता सकते हैं कि इस बंदे का काम जो है फाइनेंस से रिलेटेड होगा। लेकिन अब फाइनेंस से रिलेटेड क्या होगा, क्या ये CA होगा, या अकाउंटेंट होगा, या कलरक होगा, या फिर मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा D9। अब D9 में चलते हैं। अब D9 में देखिए क्या है, जो जुपिटर है वो तो चला गया लगन में, वीनस चला गया दसम भाव में, और मरकरी चला गया 11th हाउस में। ये यहाँ पे ध्यान देना, D1 में मरकरी और वीनस एक साथ थे सेकंड हाउस में। मरकरी वीनस, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मरकरी वीनस सेकंड हाउस में है, ठीक है, लगन में, और साथ में राहु भी है। 1% हम यहाँ पे राहु को भी इंक्लूड करेंगे। और D9 में क्या हुआ, वीनस दसम भाव में, यानी सेकंड और दसम जुड़ गया D1 और D9 का, और सेकंड और 11th भी जुड़ गया, क्योंकि मरकरी आ गया। जो D1 का मरकरी था सेकंड हाउस का, वो D9 में 11th हाउस में चला गया, यानी वीनस और मरकरी से रिलेटेड काम करेगा। मरकरी हाथों की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिसका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है उसकी टाइपिंग बड़ी फास्ट होती है। जिसका मरकरी सेकंड और थर्ड हाउस में होगा वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लर्नर होगा, बहुत ज़्यादा उसकी जो टाइपिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। वीनस और यहाँ पे भी जुपिटर की राशि में है, यानी जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट, यानी जो जीव है पैसे से, कंप्यूटर से, इन सब से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे भी जो प्रेडिक्शन है वो यही निकल के आ रही है कि ये बंदा फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा, कंप्यूटर पे काम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये मेरा नोन है, ये बंदा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये बेसिक टेक्निक है वो समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। जो भी आपके डाउट हैं, या आपको अगर आप करियर को लेकर परेशान है, किस करियर में आपको सफलता मिलेगी ये पूछना चाहते हैं, या कोई भी और भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।